हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है और मौर्य वंश के शासक कौन कौन हुए हैं और किस प्रकार से उन्होंने कार्य प्रणाली को अपनाया था, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य से पहले भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है 16 अलग अलग महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, भारत में अलग अलग 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों में अलग अलग राजा अलग अलग समय पर शासन करते थे। ठीक है ना। लेकिन इन 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल जो जनपद था वो था मगध। ठीक है, यानी कि मगध के पास सबसे ज्यादा पैसा था, सबसे ज्यादा सैन्य पावर थी और सबसे ज्यादा जो है वो आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत एक जो है राज्य था उस समय का। ठीक है, और मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश जो है सबसे पहले बृहदत्त वंश है, जिसकी स्थापना बृहदत्त करते हैं। उसके बाद हर्यक वंश आता है, उसके बाद जो है अगला वंश आता है और नंद वंश जो है वो अंतिम वंश है जिसने मगध साम्राज्य पर शासन किया, जिसकी स्थापना करते हैं नंद वंश की महापद्मनंद, और इसका जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। ठीक है, यहां से आप ये ध्यान रखेंगे कि मगध पर शासन करने वाला अंतिम वंश जो है वो नंद वंश है और नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद। यहां तक आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी स्टोरी को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मौर्य साम्राज्य से पहले भारत 16 अलग अलग महाजनपदों में बटा हुआ था, जिनमें सबसे पावरफुल मगध था और मगध पर अंतिम वंश जो है नंद वंश ने शासन किया और जिसके अंतिम राजा थे घनानंद। यहाँ तक इसको होल्ड करते हैं। अब बात करते हैं अगली। ठीक है, देखो आपने ध्यान रखना है, आपने सिकंदर के बारे में सुना होगा। ठीक है ना, सिकंदर जो है विश्व विजेता बनने की चाह में निकला था, जिसके गुरु थे अरस्तु। ठीक है, और सिकंदर जो है बहुत सारे क्षेत्रों पर इधर से ईरान से और इधर सीरिया वाली बेल्ट से जो है आक्रमण करते हुए भारत में आ रहा था। ठीक है, और सिकंदर का एक युद्ध होता है जिसको आप ध्यान रखेंगे, जिस युद्ध के बारे में हाइडेस्पीच का युद्ध। ठीक है, हाइडेस्पीच का युद्ध, ये आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, सिकंदर एक युद्ध करता है हाइडेस्पीच का युद्ध, और ये जो है सिकंदर और पोरस के बीच होता है। किसके बीच होता है? पोरस के बीच होता है। पोरस जो है वो पंजाब के शासक थे। कहाँ के? पंजाब के शासक थे। सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध देखने को मिलता है, जिस युद्ध को हमने कहा हाइडेस्पीच का युद्ध। इसमें सिकंदर जीत जाता है और इस युद्ध की विशेषता ये थी कि ये युद्ध जो है वो झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। किसके? झेलम, या उस समय इसको बोलते थे वितस्ता। ठीक है, झेलम नदी के किनारे लड़ा गया झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध के बारे में भी इसमें जानते हैं। इसमें सिकंदर की जो है जीत हुई और सिकंदर इसके बाद जो सिकंदर का टारगेट था वो था भारत पर आक्रमण करना और भारत को भी जीतना, क्योंकि उसको विश्व विजेता बनने की इच्छा थी, चाह थी। इस प्रकार से वो भारत की ओर भी बढ़ रहा था। ठीक है, अब यहां से आप ये ध्यान रखेंगे, भारत में उस समय जो है शिक्षा का जो केंद्र था वो सबसे महत्वपूर्ण था तक्षशिला। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप मैप से जो है ध्यान रखेंगे। अगर हम उस समय भारत की बात करें बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर था उस समय मगध राज्य, यहाँ पर जो है दूसरा 16 महाजनपदों में बज्जी था, यहाँ पर अंग था। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप ध्यान रखेंगे था तक्षशिला। क्या थी? क्या था? तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के समय शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में जो है इसको आप याद रखेंगे, ये पंजाब में, जो कि पंजाब पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें ये आप कह सकते हैं लोकेट कर सकते हैं इसको वहां से। ठीक है, तो उस समय शिक्षा के केंद्र में यहाँ से एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनको आपने याद रखना है, चाणक्य। कौन है? चाणक्य। ठीक है, इस बात की सूचना जब ये पता चला कि जो है विश्व विजेता बनने की चाह रखते हैं सिकंदर, इस बात की सूचना चाणक्य को भी प्राप्त हुई थी और चाणक्य चाहते थे कि भाई सिकंदर के आक्रमण से जो है भारत जो है वो स्वतंत्र रहे, भारत पर जो है सिकंदर का आक्रमण ना हो। जिस कारण से इन्होंने जो है प्रयास किया कि भाई जितने भी ये 16 महाजनपदों के राजा हैं ये सब इस बात को एग्री करें और बात करें, उसके लिए जो है युद्ध की रणनीति बनाएं ताकि उससे लड़ा जाए, उसके आक्रमण को रोका जाए। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई है। ठीक है, तो क्या हुआ कि चाणक्य जो है इसी संबंध में मिलने गए थे घनानंद से। किससे? घनानंद से, क्योंकि उस समय मैंने आपसे बताया कि 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल जनपद जो था वो था आपका मगध, और मगध पर शासन कर रहे हैं घनानंद। कहते हैं कि जब अंतिम वंश नंद वंश जिसने मगध पर शासन किया उस समय इसकी सेना 6 लाख के आसपास पहुंच गई थी और इस पर घुड़सवार सैनिक भी थे
और बहुत सारी बड़ी सेना जो है लेकर बैठे हुए थे घनानंद। तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने इसी से बात करने का प्रयास किया कि जो है महाराज, ये पहले गए आज्ञा ली कि भैया महाराज से मुझे मिलना है, तो मिलने से मना कर दिया। जो सेवक थे उन्होंने कहा कि भाई महाराज जो है किसी काम में व्यस्त है और बिजी है, आपसे नहीं मिल सकते। तो चाणक्य जो है अंदर चले जाते हैं। ये कहानी आपने किताबों में भी सुनी होगी और नाटक वगैरह में भी इसको जो है प्रसारित किया गया है। तो जो है चाणक्य अंदर चले जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ घनानंद जो है वो नाच गाने में जो है मग्न हो रखे हैं। तो इस बात से घनानंद जो है बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि भाई तुम जो है कैसे जो है अंदर आ गए, और चाणक्य को जो है धक्का दिया जाता है, जिससे कहते हैं कि उनकी जो छुट्टियां थी वो खुल गई थी। और यहीं पर चाणक्य एक प्रण लेते हैं कि मैं जब तक इन 16 महाजनपदों को एक नहीं कर देता तब तक मैं जो हूँ ये छुट्टियां नहीं बांटूंगा। और यहाँ से वो वापस गए और उन्होंने जो है उनको मिलते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। चाणक्य बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। चाणक्य की रणनीति, चाणक्य की युद्ध नीति, चाणक्य का जो है राजनीति, ये सारे के सारे प्रकरण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काम आए थे। इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और तक्षशिला में रहकर ही इसको संपूर्ण विद्या जो है दी थी, जिसमें जो है युद्ध रणनीति सिखाई गई, राजनीति की जो है ज्ञान इसको दिया गया और जो है पूर्ण रूप से इसको जो है संपन्न किया था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर बात बता देता हूँ। अब सिकंदर जो है उसके बाद युद्ध की ओर, भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इधर ये कहानी घटित हो चुकी है, घनानंद शासन कर रहे हैं मगध राज्य पर और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दे रहे हैं ताकि 16 महाजनपदों को एक किया जाए और घनानंद को बिल्कुल ही जो है परास्त किया जाए, मिटा दिया जाए, ठीक है ना। अब सिकंदर जब भारत की ओर जो है आक्रमण करने आता है तो ये भ्रम फैला दिया जाता है कि जो उस समय आप याद रखेंगे नाम है व्यास नदी, अभी भी है व्यास नदी, ठीक है। जो व्यास नदी को पार करेगा उसको जो है देवता मार दिए जाएंगे या जो है उसको श्राप लगेगा या उसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ये भ्रम जो है सिकंदर की सेना में फैल गया। तो कई सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और उस समय जो है ऐसी संभावनाएं हुई कि व्यास नदी जो है वो पार नहीं हुई थी सिकंदर की सेना। और उसके बाद यहाँ से आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ से व्यास नदी को जब पार नहीं किया तो यहाँ से सिकंदर जो है वापस लौट गए थे, लेकिन जो क्षेत्र उसने यहाँ पर जीते थे उनमें अपने सेनापति, बहुत ध्यान के साथ याद रखेंगे, सेनापति नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप कर गए यहाँ की सारी सत्ता और वापस चले गए जहां पर जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जो है सिकंदर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर जो है इस दुनिया से चल बसे, ठीक है ना। बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई, कई बार ये प्रश्न पेपर में बनता है, ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान रखेंगे सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, इसको छोड़कर यहाँ से वो चला गया, यानी कि उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। तो ये कहानी आपको यहाँ तक याद रखनी है कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और जो है यहाँ से वो क्या चले गए थे, वापस चले गए थे, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो ध्यान से बात को सुनना है आपने। अब जिन क्षेत्रों पर जो है सिकंदर जहां पर छोड़कर गए थे अपने क्षेत्रों पर, उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं आपको जो है लोकेशन बता सकता हूं, यहां से आपने जो है ध्यान रखनी है। देखो उस समय अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पर एक क्षेत्र था हेरात। कौन सा क्षेत्र था? हेरात, जो कि अफगानिस्तान में था। कहां पर? अफगानिस्तान में, हेरात, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर एक क्षेत्र आप याद रखेंगे बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ठीक है ना। ये कहां पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। और यहां पर आप याद रखेंगे बांग्लादेश और नेपाल, और दक्षिण में आप याद रखेंगे कर्नाटक। दक्षिण में आप क्या याद रखेंगे? कर्नाटक, ठीक है। अब ये क्या था बच्चों, ये मौर्य साम्राज्य जब स्थापित होता है तो ये मौर्य साम्राज्य की क्या रहती है? सीमा रहती है। यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था वो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में बलूचिस्तान तक और पूर्व में नेपाल तक फैला हुआ था। कौन सा? मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ ये आपको बात बताते हैं, ठीक है। देखो सिकंदर अपने सेनापति सेल्यूकस, किसको? सेल्यूकस निकेटर को छोड़कर गए थे, ठीक है।
और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दे रहे थे, संपूर्ण शिक्षा। तो जब उनकी शिक्षा संपूर्ण हो गई, उनको सभी चीजों का ज्ञान हो गया, तो चाणक्य ने कहा कि भाई ज्ञान से तो कुछ चलेगा नहीं, अब हमें थोड़ी सी पावर भी चाहिए और सेना भी चाहिए। तो यहाँ के तक्षशिला के स्थानीय लोगों को मिलकर जो है इन्होंने सेल्यूकस निकेटर पर आक्रमण कर दिया। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इस पर आक्रमण किसने किया? इस पर आक्रमण ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। और सहायता किसने की थी इसमें इसकी? तो याद रखेंगे एक ही नाम, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इन्हीं के नाम है। आगे भी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इस पर आक्रमण किया और आक्रमण करके कहा कि भैया तू तो यहाँ का है नहीं, तू यहाँ से क्या कर रहा है, तू यहाँ से चला जा। और कुल मिलाकर बात ये हुई थी यहाँ से कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ क्षेत्र दे दिए थे, जिनको आपने याद रखना है। एक क्षेत्र दिया था काबुल, यहां से जो इसने प्राप्त किया, उसके बाद काबुल, यहाँ उसके बाद जो है मकरान, ठीक है, मकरान और कांधार, ये तीन क्षेत्र जो है मिल गए थे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक समृद्ध क्षेत्र थे जहां से इसको सेना भी प्राप्त हुई, पावर भी मिली इसको यहाँ से, और बहुत सारी जो है उस समय जो इनकम होती थी यहाँ से, इनकम के सोर्स थे वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो गए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सैन्य प्रसिद्धि में इसका एक ये अच्छा कदम था जो इसको वहां पर लेकर गया, ठीक है ना। तो याद रखेंगे काबुल, कांधान और मकरान जो है तीन क्षेत्र इसको यहाँ से मिले थे। अब सुनना ध्यान से। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी, पुत्री, ठीक है, पुत्री का नाम है कॉर्नेलिया, ये आप ध्यान रखेंगे। कॉर्नेलिया से विवाह, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कॉर्नेलिया से क्या कर ली? शादी कर ली, विवाह कर लिया, ठीक है। और इस सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। और उस समय हाथी जो है, हाथियों की जो सेना होती थी, गज सेना जो होती थी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सेना होती थी। तो एक तो इन्होंने क्या किया कि इसकी पुत्री कॉर्नेलिया से विवाह कर लिया, दूसरे इसको 500 हाथी उपहार में दिए, और सेल्यूकस इन क्षेत्रों को छोड़कर वापस चले गए, आगे चले गए जहां पर सिकंदर जाने वाला था, ठीक है ना। तो अब भारत क्या हो गया? फिक्स हो गया, भारत के पास जो है, मतलब अब सिकंदर के आक्रमण से भारत मुक्त हो गया। लेकिन अभी भी भारत में जो है चीजें प्रॉब्लम है, वो है 16 महाजनपद। अब शासन करना है भारत पर, तो इन 16 महाजनपदों को एक करना होगा। तो यहां से आप ये ध्यान रखेंगे कि अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के पास काबुल, मकरान, कांधार की जो है सेना आ चुकी है, वहां के समृद्ध क्षेत्र हो चुके हैं। तो इसकी पावर क्या हो गई है? बढ़ गई है, ये पावर में ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया? अब मिलकर जो है एक एक राज्य को जो है लूटना स्टार्ट किया और मारना स्टार्ट किया, ठीक है ना। यहां से ध्यान रखेंगे, एक एक राज्य को 16 महाजनपदों को मारना स्टार्ट किया, और उसके बाद युद्ध किया घनानंद से, और घनानंद को भी पराजित किया और अखंड भारत का निर्माण किया था। नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, यहां से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो एक प्रश्न पेपर में बनता है कि किसने 16 महाजनपदों को एक कर अखंड भारत का निर्माण किया था? तो वो व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 महाजनपदों को एक किया और अखंड भारत का निर्माण कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मौर्य साम्राज्य की सत्ता थी, वो मैंने आपको बता दिया कहां तक फैला हुआ था। यानी कि अब मगध साम्राज्य पर जो है मौर्य वंश की सत्ता स्थापित हो गई। अब मगध साम्राज्य नहीं रहा, बल्कि अब जहां मौर्य साम्राज्य, और केवल मगध पर नहीं बल्कि पूरे 16 महाजनपदों पर, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में भी मिलता है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है, और ये पेपर में प्रश्न आता है, ठीक है ना। यहां से आप ध्यान रखेंगे। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। उसके बाद इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौर्य वंश की सत्ता कहां से कहां तक थी, ये आपको पता चल गया। संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखो ये जो है 322 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा, ठीक है। 322 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में दो कथन आपने याद रखना है। इसको अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे इसके बारे में आप याद रखेंगे, इसको कहा जाता है सैंड्रोकोटस,
ये शब्द आप याद रखेंगे, सैंड्रोकोटस, ठीक है। और ये इसको किसने कहा, तो यहां से आप याद रखेंगे जॉन्स ने कहा, ठीक है, और जस्टिन ने कहा। दो अंग्रेज राइटर हैं, इनके बारे में आप याद रखेंगे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा, मतलब 6 लाख की सेना वाला, ठीक है। और इसे ही अन्य नाम है इसका एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ठीक है। एंड्रोकोटस इसको जो है प्लूटार्क ने कहा। किसने कहा, प्लूटार्क। अब ये प्लूटार्क कौन था, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए, एंड्रोकोटस 1 लाख की सेना वाला, सैंड्रोकोटस 6 लाख की सेना वाला, ठीक है ना। उसने सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए थे। उसकी पुत्री कॉर्नेलिया से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। और अब यहां से ध्यान रखेंगे, अब अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं, इसकी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कौन थे। कई बार इसके दरबारियों से पेपर में प्रश्न बनता है, ठीक है, दरबारी, ठीक है, यानी कि इसके दरबार में कौन कौन रहते थे। तो सबसे प्रमुख हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, वो है चाणक्य, चाणक्य, ठीक है। चाणक्य से आप याद रखेंगे, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये इसके दरबार में रहते थे, तो इन्होंने एक रचना की है अर्थशास्त्र की। किसकी, अर्थशास्त्र की रचना, ठीक है। और इसमें अर्थशास्त्र में क्या है, तो आप यहां से ध्यान रखेंगे, 2 बातें आपने याद रखनी है, राजनीति पर, यानी कि राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसके बाद सेना का वर्णन, सेना व्यवस्था कह सकते हैं आप। सेना व्यवस्था में जो सप्तांग आता है वो कौटिल्य यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र से ही हमें मिलता है, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य है। और अगर वैसे आता है ऑप्शन में तो एडम स्मिथ को आप याद रखेंगे, मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था, ठीक है ना। तो इसके दरबार में कौन रहते थे, चाणक्य रहते थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की क्या की, रचना की, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे व्यक्ति इनके दरबारी, दूसरों में आप याद रखेंगे विशाख दत्त। दूसरे कौन है, विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त। और विशाख दत्त ने रचना की है मुद्रा राक्षस की। किसकी, मुद्रा राक्षस। अब देखो ध्यान से, मुद्रा राक्षस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा राक्षस में इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है वृषल। क्या बोला गया है, वृषल। वृषल का मतलब है निम्न कुल में पैदा हुआ, निम्न कुल का, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये आप ध्यान रखेंगे कि दरबारी है चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, उसके बाद विशाख दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की। इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा। वृषल का मतलब है निम्न कुल में जन्मा हुआ या निम्न कुल का, ठीक है। ये आप यहां से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपने याद रखनी है इससे, वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राजदूतों के बारे में कई बार पेपर में प्रश्न बन जाता है। तो इसके दरबारी राजदूत कौन थे, यानी कि इसके दरबार में राजदूत कौन थे, और यहां से पेपर में प्रश्न आपके आता ही आता है। तो इसके दरबार के 2 राजदूत आप याद रखेंगे। नंबर 1 पर है मेगास्थनीज, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है। और उसके बाद मेगास्थनीज का ही राजदूत था प्लूटार्क, प्लूटार्क, ठीक है ना। अब प्लूटार्क के बारे में मैंने आपको बताया कि प्लूटार्क ने जो है एंड्रोकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को 1 लाख की सेना वाला। लेकिन मेगास्थनीज बड़े ही महत्वपूर्ण है। आपको मैंने बताया था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करके उसकी पुत्री से विवाह किया और उसको 500 हाथी उपहार में दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, कि भाई ठीक है हम तो जा रहे हैं, लेकिन मैं अपना एक राजदूत भी तेरे दरबार में भेज देता हूं। तो ये व्यक्ति थे कौन, राजदूत, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज ने उस समय एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। बच्चों ये पेपर में बहुत बार आया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या पुस्तक लिखी है, इंडिका। और इंडिका पुस्तक में वर्णन किया है 2 चीजों का। एक तो उसने चंद्रगुप्त के बारे में बहुत बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, ठीक है। दूसरे नंबर पर इंडिका में बात आती है पाटलिपुत्र की,
पाटलिपुत्र जिसको वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडिका पुस्तक में जो है मेगास्थनीज लिखते हैं कि जब राजा सभा के सामने चलता है तो उसके आगे जो है घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक होते हैं, फिर घुड़सवार सैनिक होते हैं, और राजा महिलाओं से हथियारबंद एक घेरे में रहता है और एक रथ पर रहता है जिस रथ में हथियार लगे होते हैं, और बड़े बड़े पेड़ों की जो है टहनियों के साथ लेकर चलते हैं जिन पर जो है तोतों वगैरह, पक्षियों वगैरह के झुंड रहते हैं। इन सब का वर्णन किया था मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। उसके बाद पाटलिपुत्र के बारे में बताया कि पाटलिपुत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कई दुर्ग और किलों से बना हुआ है, जिसमें दुश्मन का एंटर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कई दीवारें हैं, उन दीवारों के बाद चक्र है, दुर्ग है, उसके बाद राजा का महल शुरू होता है। तो ये सारा का सारा वर्णन जो है इसके दरबारी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें जो आपके काम की है, वो आपको ध्यान रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, इसी की हम बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आता है, ध्यान से याद रखेंगे बच्चों आप, कि ये जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी, ठीक है। अब काम की बात यहां से ये है कि पेपर में प्रश्न बनता है, इसने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो इसने जैन धर्म की शिक्षा जो है वो भद्र बाहु से दीक्षा ली, ठीक है। यानी कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे जिन्होंने भद्र बाहु से जो है क्या ली थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी, ठीक है ना। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई, तो इसका अंतिम जो समय था, अंतिम समय जो बीता इनका, वो बीता श्रवणबेल गोला, श्रवणबेल गोला, और ये पड़ता है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक, ठीक है। श्रवणबेल गोला कर्नाटक में इनका जो है अंतिम समय बीता है। चंद्रगुप्त मौर्य का बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, भद्रबाहु से दीक्षा ली थी, मेगास्थनीज इनके दरबार के राजदूत थे, प्लूटार्क भी इनके दरबार के राजदूत थे। उसके बाद चाणक्य जो है दरबारी थे और विशाखदत्त भी दरबारी थे। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा। क्या कहा? वृषल कहा, ठीक है। उसके बाद यहां से ध्यान रखेंगे कि जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनका पुत्र जो कि नाम है बिंदुसार, कौन है? बिंदुसार गद्दी पर बैठता है, यानी कि अगले राजा मौर्य वंश के आएंगे बिंदुसार। तो अगले राजा बिंदुसार के बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इतिहास अलग अलग तथ्यों से अलग अलग प्रकार से बताया जाता है, लेकिन बात एक ही कही जाती है। कहीं आपने अलग भी पढ़ा होगा, कुछ अलग चीजें इसके बारे में सुनी होंगी, लेकिन जो प्रश्न पेपर में आज बनते हैं वो इन्हीं में से बनेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में मौर्य साम्राज्य के शासक बिंदुसार को लेकर। उसके बाद फिर अशोक की बात करेंगे, उसके शिलालेखों की बात करेंगे, और इस वंश को फिर प्रशासन पर आकर आगे नया वंश स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।